तो अपने सिलेबस में वर्ग 3 के सिलेबस में पहले आता है कि पर्यावरण है क्या, है ना। पर्यावरण क्या है, एक क्वेश्चन, ठीक। तो पर्यावरण कल बताए थे क्या है। सामान्यतः हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, मतलब हमारे चारों ओर का घेरा। अब चारों ओर का जो घेरा है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो जहां हम रह रहे हैं, हमारा खाना पीना रहना क्रियाकलाप, इस सारे के सारे डिपेंड होते हैं हमारे पर्यावरण पर। अगर आप कोई व्यवसाय भी कर रहे हो तो वो भी पर्यावरण के कारण। आप कुछ खा रहे हैं विशेष, तब वो भी पर्यावरण। जैसे कल बताया था कि यहां धान उगती है तो चावल खाते हैं, और जहां धान नहीं उगती है वहां गेहूं उगता होगा या कुछ और। आप चले जाओ कलकत्ता में, मछली भयंकर है, समुद्र का किनारा है, तो वहां मछली को इतना पवित्र माना गया कि भगवान को भी चढ़ाते हैं प्रसाद में। सुने हो, काली के प्रसाद में मछली का भोग लगता है और पंडित जी खाते हैं और देते हैं। और यहां अगर सामान्य रूप से पंडित जी खाता हुआ पकड़ा जाए, राधे राधे उसकी, तो समझ गए ना। तो ये प्रॉब्लम से, तो जो जहां रह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका पर्यावरण, उसके पर्यावरण के अकॉर्डिंग वो बना होता है। हमारे अकॉर्डिंग पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग पूरे जीव जंतु होते हैं। क्लियर है ना। तो लिखिएगा पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, अर्थात जीवों के लिखो, जीवों के चारों ओर का परिवेश जिसमें भौतिक और जैविक घटक पाए जाते हैं, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। जिसमें भौतिक और जैविक, भौतिक समझ रहे हैं ना, अभी उसको और ड्राइव करूंगा। दूसरी लाइन में लिखे, हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिन पर हमारा और अन्य जीवों का जीवन निर्भर होता है, पर्यावरण कहलाता है। बात समझ में आई ना, कि भाई चाहे जीव हो या हम हो, जहां हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, वो सब हमारा क्या है, पर्यावरण ही तो है। एक और लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखे,
लिखे मानव अपने और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया की उपज है। अंतःक्रिया की उपज है। मानव का जीवन अनेक तरह से भौतिक व प्राकृतिक वातावरण से अंतःक्रिया करता है। और निम्न प्रश्नों की व्याख्या करता है। ठीक है, अब क्या प्रश्न है? अगर हम कहें कि आप सांस कहां से लेते हो, तो उत्तर क्या बनेगा? पर्यावरण। आप भोजन कहां से प्राप्त करते हो? पर्यावरण। आप व्यवसाय के लिए साधन कहां से जुटाते हो? पर्यावरण। ये जितने भी आप चाहे रहने के लिए चाहिए हो, रहने के लिए आवास कौन दे रहा है? पर्यावरण। खाने के लिए भोजन कौन दे रहा है? पर्यावरण। व्यवसाय के लिए उपयुक्त अनुकूलित परिस्थितियां कौन बना रहा है? पर्यावरण। तो जितने भी ये प्रश्न हैं, इन सब का जवाब क्या है? पर्यावरण। ठीक है ना? प्रश्न लिखिएगा, क्या लिखे हैं? ऊपर की लाइन तो पढ़ो। हाँ, यहां से था ना। निम्न प्रश्नों की व्याख्या करता है। प्रश्न लिखना है। नंबर 1 पहला लिखिएगा, हम वायु कहां से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन मार्क। सेकंड लिखिएगा, हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, हम रहने के लिए या आवास कहां से प्राप्त करते हैं? बोलो, प्रधानमंत्री विकास योजना से। आवास कहां से प्राप्त करते हैं? बन जाएगा। नेक्स्ट, हम जीवन यापन के लिए क्रियाएं कहां करते हैं? ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, अब उतना लिखने की जरूरी नहीं। क्वेश्चन बात तो समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पर्यावरण क्या है, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब इसकी डिटेल और थोड़ी रेगुलर हो जाए, सभी स्थायी हो जाए, तो और डिटेल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना? ये लेकिन जो प्राथमिक लेवल है, उस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें, ये क्या है? घटक। तो पर्यावरण में हम कितने प्रकार के घटक प्राप्त करते हैं? कल हमने लिखा जैविक, अजैविक, ऊर्जा, है ना? लेकिन बच्चों के लेवल पर सोचो, हमें बच्चों को सिखाना है, तो और क्वेश्चन भी जैविक अजैविक से बाद में, यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या कि प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं और मानव निर्मित घटक कौन कौन से हैं।
बनेगा ना। अब मानव निर्मित में भी कौन से समाज से रिलेटेड है, कौन से संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब प्रकृति में भी हो सकता है, कौन से जीवित घटक हैं और कौन से निर्जीव, बनेगा ना। घटक जान रहे ना, जिनसे मिलकर चीजें बनी हैं, क्लियर है ना। एक क्लास में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, घटक हैं, तो क्लास बनाने के लिए जरूरी है पैनल चाहिए, बोर्ड चाहिए, वो लेक्चर स्टैंड चाहिए, मेज कुर्सी टेबल, ये सारे चाहिए ना। तो ये इस सब को मिलाकर हम एक क्लास बनाएंगे, राइट। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं, तो यहां पे बन जाते हैं दो। कौन कौन से हो जाएंगे, कल का तो बनाए होंगे आप, अब इसको बनाएंगे। एक तो होता है कौन सा, प्राकृतिक घटक, और एक होते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम घटक। प्राकृतिक घटक में अगर देखते हैं तो दो मिलते हैं, एक मिलते हैं निर्जीव घटक और एक मिलते हैं सजीव घटक, ठीक है। निर्जीव में हमें क्या क्या देखने को मिलता है बताओ तो भाई। यहां ताप मिलेगा, वायु मिलेगा, दाब मिलेगा, मृदा मिलेगा, जलवायु मिलेगा, खनिज मिलेंगे, ये सब निर्जीव घटक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है सजीव घटक। सजीव घटक में हमें दो मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे बताओ। एक पादप मिलेंगे और एक जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है। एक पादप और एक जीव जंतु। अब पादप में आप जान रहे हैं, और जीव जंतु में भी बहुत सारे होंगे, जिन्हें हम उत्पादक उपभोक्ता के रूप में भी आगे पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा आगे ले जाके देखेंगे। यहां तक ठीक है। अब कृत्रिम वाला ले लो, तो कृत्रिम में हमें क्या मिलेगा, मानव निर्मित में एक सामाजिक, सामाजिक घटक, एक सांस्कृतिक घटक होंगे इसके। तो सामाजिक घटक में क्या क्या आ जाएगा देखो। सामाजिक में पहले व्यक्ति आएगा, व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा, और फिर समुदाय बनेगा, ऐसे बनेंगे ना। और इनके आधार पर निर्धारित होगा, उनके रीति रिवाज बनेंगे, रीति रिवाज बनेंगे, उनके व्यवसाय बनेंगे, ठीक। और व्यवसाय में कृषि है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा इसी में आगे प्राकृतिक घटक में, निर्जीव में, ठीक है, हो गया। अब अगर उसे और आगे बढ़ाएंगे तो फिर वहां बन जाएंगी नदियां भी हैं, आपके नहरें हैं, या फिर सागर हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वह सब कहां जाएंगे, निर्जीव वाले में, ठीक है ना। और यहां कृत्रिम में क्या आ जाएंगे, कुछ तालाब जो होते हैं वह प्राकृतिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मानव निर्मित भी है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत भी ये घटक सम्मिलित होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े।
हाँ, तो यहां पे अब ये जो सब इकट्ठे मिल गए, राइट, सब भाई आपस में अंतःक्रिया होगी तब ना ये आगे बढ़ेगा, अंतःक्रिया से ही तो पारिस्थितिकी तंत्र बनने वाला है आगे। ठीक, तो इसको आगे ले चले, निकाल दे, लिख लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो जो एक घटक है हमारे, जो पर्यावरण के घटक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? पर्यावरण के जो घटक है, मतलब हम सीधे डायरेक्ट कह दें कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। भाई घटक तो उसी के अंतर्गत आ गए फिर, ठीक है ना? तो क्या लिख दूं? पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बताओ क्या क्या कारक होंगे जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेंगे? भैया समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे क्यों, क्या नाम है? अजय, समझ क्लियर? अगर हम बात करते हैं पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या होंगे? कौन कौन सी चीजें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं? ओके, ये तो दोहन में चले गए, अभी वहां नहीं। हमारा जो पर्यावरण बना है, ठीक है ना? ठीक है, ये सरोकार में आएंगे, अभी वहां नहीं पहुंचे। कैसे? हमारा पर्यावरण कौन प्रभावित करेगा? नहीं, तुम लोग गलत दिशा में मुड़ गए। जलवायु प्रभावित करेगी ना, और जलवायु किस आधार पर बनती है? जल और वायु मिला के है। भाई किसी भी स्थान पर, यहां आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, ठीक है, यहां पे यहां का जो जलवायु है, पानी है, दबाव है, ताप है, ये किस आधार पर डिसाइड हुआ? भौगोलिक स्थिति। बात समझ रहे ना? भौगोलिक स्थिति क्या, पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे आप कौन सी जगह पे हो, वो दशाएं वहां पे होनी है। आप इक्वेटर पे रह रहे हो तो विषुवत रेखा पे, तो आप क्या धान उगा पाते? हो सकता है कि कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए, बट वहां भयंकर गर्मी पड़ने वाली थी। तो सबसे पहले आपकी स्थिति डिसाइड करती है आपका पर्यावरण कैसा होगा। आप रहने चले जाओ कनाडा, वहां का पूरा अलग बनेगा। छोड़ो कनाडा, आप हिमालय चले जाओ रहने के लिए, तो वहां का पर्यावरण अलग बनेगा ना? क्यों बनेगा? क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। बात समझ में आई? भारत की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें, तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या, कैसे बताते हो हम? भारत कहां है? कर्क रेखा में। और देखो, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, मान ले। अब भारत हमें खोजना है, तो हमने कही जो कहा कि भारत जो है, इसके हमने पूरी पृथ्वी पे खोजते रहो, मिलेगे। फिर वही हो जाएगा कि किसने भारत खोजा, ऐसे होगा कि नहीं? तो इसको ऐसा ना हो, बार बार खोजने की जरूरी ना पड़े,
तो इसके लिए पूरी पृथ्वी को हमने दो भाग में बांट दिया, एक उत्तरी कर दिया और एक दक्षिणी। दो गोलार्ध हो गए, इसको हमने क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या कहा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। अब भारत को आपको बताना है तो आप क्या कहेंगे? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में ढूंढने चले तो आपको इतना पूरा भाग खोजना पड़ेगा, तब जाके कहीं मिलेगा कि हाँ ये है। इतने में तो 4-5 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी भाई, खोजते रहे तो। और पहले की बात ही छोड़ दो, अब तो अपने पास रुपए हो तो एक दिन में 4 चक्कर लगा लो, लेकिन पहले तो नहीं था ना। तो यहां पे इतना ना खोजना पड़े तो हमने एक व्यवस्था की, इसमें एक और डिवाइडेशन दे दिया। इस भाग को कह दिया ईस्ट और इसको कह दिया वेस्ट। अब हमने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। कंफर्म होगा, थोड़ा पूरा नहीं सोचना है, अब चौथाई में पहुंच गए। अब लेकिन अभी भी आपको यहां से अगर आप शुरू करते हैं ये वाला, तो इस पूरे भाग में खोजना पड़ेगा, तब भी मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी का 1/4 बहुत बड़ा होता है। तो हमने क्या किया, एक और डिसीजन लिया कि क्यों ना हम पूरी पृथ्वी को ग्रिड में डिवाइड कर दें, बहुत सारी रेखाएं बना दें और उन रेखाओं के नाम दे दें जिसे सब जाने। तो हमने ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं बनाई, ठीक है ना, जिन्हें हमने अक्षांश और देशांतर नाम दिया। तो यहां पे जो ये बीच में से डिवाइड कर रही है, इसे कह दिया 0 डिग्री अक्षांश। और यहां से बहुत सारे ऐसे ग्रेड बनाए 1-1 डिग्री को लेकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 90 तक, यहां तक बनेंगे ना। ये यहां से लेके यहां तक 90 हो गए। और ऐसे ही ग्रेड हमने कहा बनाए, नीचे बना दें ये लाइन, तो ये भी कहा कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। अब हम इनको अक्षांश नाम से जानने लगे। उत्तरी गोलार्ध में कौन से अक्षांश पे रहते हो? तो आपने नाम बताया कि इतने डिग्री अक्षांश पे, लेकिन वो उत्तरी गोलार्ध में ये अक्षांश पूरा है, तब तो आप फंस जाओगे कि इस अक्षांश को लेके कितने दूर तक जाए। तो उसको भी डिवाइड किया कि अभी क्लियर नहीं हुआ। तो क्या किए कि यहां पे एक और लाइन बनाई जो बीच में से निकली ना, ये 0 कर दी, और इसके बाद एक और यहां से इस प्रकार से अपन बना दी। समझ में आया? इसको क्या नाम दे दिए? देशांतर। अब हमने कहा भारत कहां है, ठीक है ना, भारत कहां है? तो आपने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में। अब यहां पे पहुंच गए, फिर मान लेते हैं ये वाली यहां से ये वाली निकली है। आपने कहा 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि पूरब में थी। ईस्ट देशांतर, और ये वाली यहां से जो निकली है, इसको हमने कह दिया, ये यहां से बहुत सारी है ना, हमने कहा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य बीच में। अब इन दोनों के मध्य तो इतना हो गया ना, और उत्तरी गोलार्ध में इधर डिसाइड हो गया, तो फिर अक्षांश और बता दो। तो यहां से हमने ये विषुवत रेखा से थोड़ी ऊपर 8 डिग्री, ये मान लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऊपर है ना, तो एन लगाएंगे नॉर्थ से। और ऊपर वाली जो है यहां से ये वाली मान लेते हैं, भारत से निकली है ऊपर से, इसको ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो अब आप खोजने में टाइम लगेगा। अब तो सीधे डिसाइड हो गया ना कि हमने कहा कि
8 4 से, तो 0 से आप ऊपर गए, 8 आपको इधर मिल गई। फिर हमने कहा 37 तक, तो आप 37 यहां बहुत सारी है, और ये 37 हमने यहां लगा दी एक। अब इन दोनों के बीच में खोजना था, तो हमने कहा 68, तो 68 इधर से आ रही थी, 97 इधर से आ रही थी। अब ये बीच में गिरा हुआ मार्ग मिल गया, भाग मिल गया, हमने कहा यही भारत है, और ये भारत आपने यहां डिसाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको किसी देश की या स्थान की स्थिति बताना है, तो हमें ये ग्रेड या हम कहे अक्षांश और देशांतर की जरूरी होगी, और इसे कहते हैं हम भौगोलिक स्थिति। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए या उसके समय को बताने के लिए हमें किसकी जरूरी है? अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश को कहते हैं हम लेटीट्यूड, क्योंकि ये लेटे हुए हैं ना, और ये लंबे हैं, तो इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना? तो यहां पे पहला जो कारक है प्रभावित करने वाला कारक, वो है क्या? भौगोलिक स्थिति। क्लियर है ना? अब भौगोलिक स्थिति में हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? अक्षांश और देशांतर। क्लियर है ना? तो भौगोलिक स्थिति डाल के इसे बनाओ, फिर हम अक्षांश और देशांतर आपको सिखाते हैं। हो गया? बनाओ बनाओ।
हो गया ना? आगे बढ़े। देखो, ये भौगोलिक स्थिति हमें समझना है, तो पहले अब हमें जानना पड़ेगा क्या? अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर क्यों आवश्यक है, ठीक है ना? तो लिखिएगा पहले, अक्षांश और देशांतर हेडिंग डालो, लिखे पृथ्वी या ग्लोब पर, पृथ्वी या ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति, किसी स्थान की स्थिति और समय के निर्धारण के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर के रूप में जानी जाती हैं, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों है? नहीं, बताना है क्यों है, क्यों पड़ी हमें? किसी स्थान की स्थिति और समय निर्धारण के लिए किसकी जरूरी है? अक्षांश और देशांतर। क्लियर है ना? अगर आपको भारत की स्थिति बताना है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, कहीं की भी, तो आपको क्या, अब आप लोग टीचर बनेंगे ना, टीचर जब बनेंगे तो आप बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो गया है, जहां आपको विद्यालय मिलेगा वहां मोबाइल में लोकेशन आएगा और उसमें अक्षांश देशांतर दिया होगा कि ये स्थान जो है इतने डिग्री अक्षांश पर, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, इतने लैटिट्यूड पर और इतने अल्टीट्यूड पर स्थित है। जब आप उसमें जाओगे तभी वह ऑन करेगा आपको और तब आपका बायोमेट्रिक ऑन होगा। इसलिए तो सरकारी तंत्र खतरे में आ गया। और दूसरे, जैसे ही आप उससे आउट होंगे आपकी लोकेशन चेंज होगी, आप फंस जाएंगे, एब्सेंट। तो बहुत लोग क्या करते थे कि मोबाइल ले जाते थे और उस पर लगाई, अपनी एंट्री की और फिर भागाते थे। अब जैसे ही भागते थे, भाई यहां तो एंट्री हो ही गई, लेकिन अब टीचर फिर भी नहीं है स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मोबाइल आदमी सामान्यतः साथ में रखता है और अगर वो उस एरिया से बाहर गया, उसकी एब्सेंट मान ली जाएगी, खत्म। अब और समस्या है, अब लेकिन दिमाग तो आदमी है और सबसे खतरनाक व्यक्ति पंगा ले रहे हो, वो भी टीचर, जो दुनिया के नेता भी बनाता है और अभिनेता भी बनाता है, हर किस्म के। अब उसने क्या किया, वो मोबाइल ही छोड़ के चल देता है। ले, तू मोबाइल रख, बायोमेट्रिक शाम को उठाएंगे मोबाइल, अब दे एक्स्ट्रा रुपए। तो अब दूसरी प्रणाली ला रहे क्या कि जब आप एंट्री करेंगे ना, तब आपका बायोमेट्रिक और वो शकल पूरा फेस उसमें आएगा। और इसीलिए फिर से हंगामा कि भाई ये गड़बड़ हो गया। जैसे ही एंट्री होगी और जब आप निकलोगे तो आपकी वहां, अगर टाइमिंग पे जा रहे हैं तो आप उसमें करके जाइए, और टाइम के पहले आप निकल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब सरकारी नौकरी करना उतना हंसी खेल बचा नहीं है जैसे पहले करते थे। सरकारी मास्टर छोड़े आए क्लास और जाके खेत में क्या बोलते हैं वो धान रोपवाने का काम कर रहे हैं पूरे दिन, शाम को पहुंच गए, हो गया, चलो ताला लगा, जेब में डाली, निकल लिए। अब नहीं बचा है वो, ठीक है ना? चलो, तो अक्षांश देशांतर क्लियर हो गया ना, क्यों हमें आवश्यक है? किसी स्थान की स्थिति और समय निर्धारण के लिए। अब बात करते हैं हम पहले अक्षांश की। अक्षांश रेखाएं,
तो अक्षांश रेखाएं देखो, ये अर्थ है हमारा, ठीक। इस अर्थ पे यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये 0 डिग्री है जी, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, या इसी का नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है ना। तो ये पहली। दूसरी यहां पे आपको मिलेगी एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां मिलेगी 23.5 डिग्री, यहां मिलेगी एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां पे भी आपको एक 66.5 साउथ, और यहां मिल जाएगा 90 साउथ। तो इनके नाम मेल करने के लिए दे देता है, मिलान। और कैसे? देखो, इसका नाम क्या है? ये कहलाती है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, और इसे कहते हैं अंटार्कटिका या अंटार्कटिक वृत्त। ये कहलाता है कर्क रेखा, और इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और इसे कहते हैं उत्तरी। अब देखो क्वेश्चन इसका कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन बनता है, मिलान कीजिए ए बी सी डी। यहां दे देगा आर्कटिक, कर्क, मकर, अंटार्कटिका। वृत्त, ठीक है ना। यहां पे देगा 1 2 3 4, यहां देगा 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, ठीक है ना। ऐसे दिया। अब एक कूट बनाएगा। कूट में क्या करेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहां पे देगा 1 2 3 4, 4 3 2 1, ठीक है। फिर दिया इसने 3 2 1 और 4, फिर दे दिया 3 2 4 1। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आई? अगर आपको ये नाम पता है, फिक्स है, तब तो आप इनका मिलान कर लोगे। अब इनका मिलान कैसे करते हैं? ये तो आता है ना। देखो, ये आर्टिक वृत्त लिखा है ना। आर्टिक वृत्त कितने पे है? नॉर्थ। तो आप नॉर्थ में कहां है? ये मिलेगा ना, 1 का 3। तो ए का 3 नंबर देखना है किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमने लिखा कर्क। कर्क कहां पे है? नॉर्थ में, 23.5, ठीक है ना। तो दूसरे का दूसरा ये है, ये भी, लेकिन यहां पे भी मिल रहा है। अब अगर ये कुछ और होता तो हम इसको तुरंत पूरा कर देते। अगर 3 केवल इसी में होता तो ये सब फिर छोड़ देते, फिर ज्यादा नहीं मिलाना है, एक में ही पता चल गया हमें। ऐसा बन जाता है, लेकिन कब ऐसा देता नहीं है, कम से कम 2 1 से रखता है, लास्ट तक फंसाता है। फिर मकर, मकर में पहुंचे तो मकर 23.5 साउथ है, मतलब सी का 1 सी का 1। अब हमें ये देखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि इसका ये है, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे इसमें से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये ही आ जाता है कि नाम पे आधारित। क्लियर है ना? आगे बढ़े। फिर अब क्वेश्चन क्या बनता है? ये हमारे अक्षांश चल रहे हैं ना,
तो यहां से हमारे कितने थे, 0 से ये बहुत सारे हमारे अक्षांश थे ना, और कहां तक 90, और यहां पे भी बहुत सारे हैं, तो ये कहां तक पहुंचे 90। तो इसने क्वेश्चन बनाया पहला क्या कि ग्लोब या पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो आंसर क्या बनेगा, कुल कितने अक्षांश हैं, आंसर बताओ, 90, 180 और नहीं आए समझ में भाई। यहां से आप यहां तक गए तो 90 ये थे, और यहां से यहां तक आए तो 90 ये है, कितने हो गए 180 ना, 90 90 180, और एक जीरो वाला भी तो अक्षांश है, जीरो वाला भी तो है। यहां से तो एक गिना था आपने, 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक, तो 90 90 180, और जीरो वाला कहां काउंट किए, तो कितने हो गए टोटल 181। ठीक है ना। जब क्वेश्चन पूछेगा ग्लोब या पृथ्वी पर कुल, यहां ध्यान दो, ये अगर लिखा है कुल कितने, तो आपको लिखाना है 181, ठीक है ना। और कुल ना लगा हो तो बनेगा 180। कुल इसलिए देता है कि जीरो को आप इंक्लूड करें, जीरो को आप इंक्लूड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा क्या 181 लैटिट्यूड, ठीक है ना। एक मिनट, हेलो, क्लियर है ना। अगर यहां पे क्वेश्चन बने क्या कि ग्लोब या पृथ्वी पर कितने अक्षांश हैं, तो 180 कहना। अब दूसरा तीसरा ऐसे ही क्वेश्चन है, ग्लोब या पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त हैं, कितने अक्षांश वृत्त हैं। अगर वृत्त पूछ लेता है तब क्या आंसर बनेगा, बताओ। 4 वृत्त, सोचो समझो और जवाब दो। कैसे अजय, ऑनलाइन वालों के लिए भी स्वतंत्रता है, वह लिख सकते हैं और आंसर भेज सकते हैं, केवल देखने के लिए नहीं है, ऑनलाइन जवाब भी देना होता है। क्यों नहीं बनेगा, दो। अच्छा ये बताओ, आप लोग बीए कहिए बीएससी, बीएससी बीए, और इनका बीएससी क्या नाम है, शिवम, ओके। और पीछे आप बताओ, हर्ष जी, बीएससी बीए, बीसीए, बीएससी, बीएससी, बीए, बीए ना, बीएससी, ओके। तो यार लॉजिकल नहीं सोच सकते हो तुम लोग, क्यों एकदम साइंस की बाट लगा के बैठे हो।
है? क्या किया जाए भाई, साइंस तो लॉजिक सिखाती है ना। जो लॉजिक का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो तो साइंस पढ़ने का फायदा क्या? देखिएगा, वृत्त पूछ रहा है ना, तो वृत्त इस पे कितने होंगे? 179। भाई ये प्रत्येक ये है जो जीरो, ये पूरा मूव करके आएगा ना इधर तक, तो ये 1 डिग्री, 2 जीरो का भी बनेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ 89 तक का वृत्त बनेगा कि नहीं? यहां पे भी 89 तक का ही बनेगा, 90 का तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ भाई वृत्त बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही बिंदु है। इधर से अगर एंगल बनाओगे यहां से तो ये 90, इधर से बनाए तो 90, तो यहां तो 1 पॉइंट हो गया, एंगल बन ही नहीं रहा है, तो हमारा सर्किल ही कहां बनेगा? तो कितने सर्किल बन सकते हैं? ये 89 से नीचे तक के जितने होंगे वो सारे सर्किल, यहां पे भी तो 2 जगह सर्किल नहीं बन रहे। टोटल कितना था? 181। 2 जगह सर्किल बनेंगे नहीं, तो कितना बचा? 179। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, लिख लीजिए 179। वृत्त पूछेगा तो 179 आपको आंसर देना होगा, ठीक है। लिखो, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और बच्चों के लेवल का क्वेश्चन आता है, ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, कौन सा है बताओ? विषुवत रेखा, 0 डिग्री। क्या नाम देना पड़ेगा? 0। अब इसमें ऑप्शन में क्या होता है पता है? 0 होता है, और 23 हाफ होता है, और 66 हाफ होता है, और 90 दिया होता है। तो इसमें देखते सबसे बड़ा अक्षांश 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे तो पॉइंट है, वहां तो सर्किल भी नहीं है, और ये क्या कह रहा है? वृत्त कह रहा है। सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो क्या बनेगा? 0 डिग्री। ये बीच में पृथ्वी चौड़ी है ना, मोटी फूली हुई, और दोनों तरफ चपटी है, तो सबसे बड़ा वृत्त कहां बनेगा? बीच में, और बीच में क्या है? 0 डिग्री। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। क्लियर? अब क्वेश्चन दूसरे तरीका से बनना शुरू हुए। 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से जाने पर लिखो, जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी, अब देखो ऑप्शन ए, बी, सी, डी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या हमें नहीं पता। क्या लगा दें? हमें नहीं पता। 12/4। समान रहेगी, 1-1 डिग्री का अंतर है, तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। क्या रहेगा? समान रहेगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, कल इसमें याद दिला देना मुझे, कल इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया भैया? नए नाम बता दो। मयंक महंत, इधर न्यू कैंडिडेट्स पीछे। अच्छा हाँ, बताए थे। मैं नाम भूलता हूँ, कई बार पूछूंगा क्लास में, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाता है। बस इसी में कमी है मेरी, आज की नहीं बचपन से।
ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर पुनः कल इसी समय, ठीक है ना। ओके।